एससी और एसटी के सब क्लासिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 1 अगस्त 2024 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की 7 जज के बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी कोटा के संचालन को नए सिरे से परिभाषित किया गया, जिसने 1950 में संविधान में आरक्षण लागू होने के बाद पहली बार अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी कोटा के संचालन को फिर से परिभाषित किया। इस ऐतिहासिक फैसले में 6 अलग अलग राय सामने आई, जिनमें से 5 सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में थी और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की एकमात्र असहमति थी। चलो इसके ऐतिहासिक संदर्भ और संवैधानिक प्रावधान के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से उन जातियों, नस्लों या जनजातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है, जिन्होंने ऐतिहासिक अन्याय, विशेष रूप से अस्पृश्यता का सामना किया है। इन समूहों को सामूहिक रूप से शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 15% आरक्षण दिया जाता है। जुडिशियल चैलेंजेस और सब क्लासिफिकेशन के प्रयास। पिछले कुछ सालों में अनुसूचित जाति की सूची में कुछ समूहों का प्रतिनिधित्व अन्य की तुलना में कम रहा है। विभिन्न राज्यों ने इन समूहों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए हैं, लेकिन इन प्रयासों को अक्सर न्यायिक जांच का सामना करना पड़ा है। द 1975 पंजाब नोटिफिकेशन। 1975 में पंजाब ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य के 2 सबसे पिछड़े समुदायों वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों को अनुसूचित जाति आरक्षण में पहली वरीयता दी थी। इस अधिसूचना को 2004 में चुनौती दी गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया के मामले में आंध्र प्रदेश में इसी तरह के कानून को खारिज कर दिया था। पंजाब में बाद के घटनाक्रम। न्यायालय के फैसले के बावजूद 2006 में पंजाब सरकार ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसमें वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों के लिए आरक्षण में पहली वरीयता फिर से लागू की गई। इस अधिनियम को गैर वाल्मीकि, गैर मजहबी सिख एससी समुदाय के सदस्य दविंदर सिंह ने चुनौती दी थी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2010 में अधिनियम को रद्द कर दिया, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। रिकंसिडरेशन ऑफ ईवी चिन्नैया। 2020 में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में कहा कि वी चिन्नैया मामले में पुनर्विचार की आवश्यकता है। फैसले में कहा गया कि न्यायालय और राज्य मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते और कठोर वास्तविकताओं से अपनी आंखें नहीं मूंद सकते। महत्वपूर्ण रूप से यह इस आधार से असहमत था कि अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह हैं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में असमान लोगों के अस्तित्व को स्वीकार किया। द 7 जज बेंच की इश्यूज बिफोर द बेंच। इशू 1, क्या अनुसूचित जाति सूची में शामिल सभी जातियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा? इशू 2, क्या राज्य राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ या उपवर्गीकरण कर सकते हैं? इशू 3, सब क्लासिफिकेशन के लिए मानदंड क्या है? इशू 4, अनुसूचित जातियों पर क्रीमी लेयर सिद्धांत का अनुप्रयोग। इश्यू नंबर 1, क्या अनुसूचित जाति सूची में शामिल सभी जातियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा? अनुच्छेद 341 एक राष्ट्रपति को राज्य में अनुसूचित जाति मानी जाने वाली जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है। ईवी चिन्नैया मामले में न्यायालय ने माना कि अनुसूचित जातियों के साथ उनके सापेक्ष पिछड़ेपन पर विचार किए बिना समान व्यवहार किया जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सभी अनुसूचित जातियों के साथ समान व्यवहार करने के आधार को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सूची में शामिल होने से स्वचालित रूप से एक समान और समरूप वर्ग नहीं बन जाता है। सीजेआई ने अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची को एक कानूनी कल्पना करार दिया, जिसे सूची में शामिल समुदायों को लाभ प्रदान करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कानूनी कल्पना को ये दावा करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है कि अनुसूचित जातियों के बीच कोई आंतरिक मतभेद नहीं है। इशू नंबर 2, can states think of with or subclassify the presidential list?
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्यों को अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने तथा शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स करंट वर्डिक्ट। बहुमत की राय में कहा गया कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न डिग्री की पहचान कर सकते हैं और पहचाने गए नुकसान की विशिष्ट डिग्री को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान कर सकते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि अवसर की समानता को विभिन्न समुदायों की अलग अलग सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। जब अलग अलग पायदान पर रहने वाले एससी समुदायों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं तो इससे असमानता और बढ़ जाती है। इशू नंबर 3, यार्डस्टिक फॉर सब क्लासिफिकेशन। बहुमत की राय ने राज्यों के लिए उपकोटा तय करने के तरीके पर कड़े दिशा निर्देश स्थापित किए। राज्यों को व्यापक सुरक्षा की आवश्यकता को प्रदर्शित करना चाहिए, अनुभवजन्य साक्ष्य लाना चाहिए और उपसमूहों को वर्गीकृत करने के लिए उचित तर्क देना चाहिए। इस तर्क का परीक्षण न्यायालय में किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट्स करंट वर्डिक्ट। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व का कोई भी रूप प्रभावी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, न कि केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व। भले ही एससी समुदाय का प्रतिनिधित्व संख्या में पर्याप्त हो, लेकिन उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत करके प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने से रोका जा सकता है। राज्य को ये साबित करना होगा कि बड़े एससी समूह से बना उपसमूह अधिक वंचित है और उसका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, जो मात्रात्मक डेटा पर आधारित है। इशू नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल टू शेड्यूल्ड कास्ट्स। क्रीमी लेयर की अवधारणा आरक्षण पात्रता पर एक आय सीमा निर्धारित करती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि लाभार्थी उस समुदाय के लोग हैं जिन्हें कोटा की सबसे अधिक आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट्स करंट वर्डिक्ट। केवल जस्टिस गवई ने एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर अपवाद की शुरुआत का समर्थन किया। 7 में से 4 जज इस मामले पर जस्टिस गवई की राय से सहमत थे। इतना देर वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो।